सुप्रभात बच्चों। आज का नया चैप्टर मुद्रा, मनी। अब मुद्रा पढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा मुद्रा की आवश्यकता क्यों हुई। अब मुद्रा की आवश्यकता से पहले जानना पड़ेगा हमको विनिमय। हम विनिमय पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं। अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में हम लोग पढ़े हैं। अर्थशास्त्र के 5 विषय क्षेत्र होते हैं। कौन कौन? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो वहाँ पे हमने विनिमय पढ़ा होगा, विनिमय की पूरी चर्चा हुई होगी। विनिमय होता क्या है? कम आवश्यकता वाली वस्तु से अधिक आवश्यकता वाली वस्तु की आपस में अदला बदली, उसी को हम लोग बोलते हैं विनिमय। प्राचीन समय में वस्तुओं की अदला बदली होती थी। प्राचीन काल में हमारे पास आवश्यकताएं सीमित थीं, तो इस वजह से वस्तुओं की अदला बदली आसानी से हो जाती है। आवश्यकताएं सीमित थी, वस्तुएं कम थी, तो आसानी से अदला बदली हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास होता गया, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के पास, एक ही व्यक्ति के पास उतने संसाधन नहीं थे जो कि वो वस्तुओं की अदला बदली कर ले। अब अदला बदली के लिए हमने पढ़ा होगा दोहरा संयोग। आपको चर्चा की गई है, मुझे याद है फर्स्ट ईयर में। आपको याद है कि नहीं याद? नहीं पता। तो अदला बदली में क्या, दोहरे संयोग की जब बात आती है, वहां पे ये होता है कि गेहूं और चावल का उदाहरण दिया गया। जिसके पास गेहूं कम है और चावल अधिक है, तो उससे क्या करना पड़ेगा? उसे चावल बेचना पड़ेगा, उसके बदले में क्या करना पड़ेगा? गेहूं खरीदना पड़ेगा। तो उसको वो आदमी ढूंढना पड़ेगा, वो व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास की चावल कम हो, तभी तो वो अपना चावल बेच के उसे गेहूं ले पाएगा। तो ये दोहरा संयोग ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल काम होने लगा। जैसे जैसे हम लोग विकसित होते गए, पहले के ज़माने में वस्तुएं कम थी तो हमारी आवश्यकताएं कम थी, इस वजह से काम चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग विकसित होते गए, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, तो दोहरे संयोग एक बहुत बड़ी समस्या होने लगी। अब ये समस्याएं पूरे समाज के सामने थी। इससे उबरने का एक ही तरीका निकल के आया, मुद्रा। अब मुद्रा आया जैसे ही, तो मुद्रा के आने से क्या हुआ? वस्तुओं का एक मूल्य निर्धारित हो गया। वस्तुओं का एक मूल्य निर्धारित हो गया, और वही मूल्य के आधार पर वस्तुएं बाजार में खरीदी और बेची जाने लगी। और देश की समस्त सरकारों ने, समस्त अर्थव्यवस्थाओं ने मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्रदान किया। वैधानिक मतलब कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया कि जो भी मुद्राएं सरकार की तरफ से निकाली जाएंगी, वो सभी मुद्राएं सभी को सभी रूप में स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि आप मुद्रा को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी हो जाएगी। इसी को बोला गया विधिग्राह्य, मतलब कानून भी उस मुद्रा को स्वीकार करता है। तो मुद्रा आ गया तो हमको दोहरे संयोग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जिस भी वस्तु की आवश्यकता है वो वस्तु हम खरीदेंगे और उसके बदले में हम क्या कर देंगे? मुद्रा को दे देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ी। अन्यथा मुद्रा के पुराने जमाने में अब मुद्रा की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई तो हमको मुद्रा की आवश्यकता महसूस होने लगी। उसके बाद मुद्रा आया। बात समझ में आ गई? मुद्रा आया क्यों? हमारी आवश्यकताओं बढ़ने के कारण ही। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं मुद्रा की परिभाषा। जैसे अर्थशास्त्र की परिभाषा हम लोग पढ़े हैं, 4 आधार पर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं। धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी, दुर्लभता संबंधी और आवश्यक विहीनता संबंधी परिभाषाएं। धन संबंधी परिभाषा कौन दिया था? एडम स्मिथ। कल्याण संबंधी प्रोफेसर मार्शल। दुर्लभता संबंधी प्रोफेसर रॉबिन्सन। और एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री जिनकी परिभाषाएं आज भी हम लोग पढ़ते हैं, वो है कौन? आवश्यक विहीनता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर जेके मेहता। उसी तरह मुद्रा की परिभाषाओं में भी पर्याप्त मतभेद है। इतने मतभेद है कि आपके सिलेबस में कम से कम 12-13 परिभाषाएं आपको अपनी किताब से पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। क्योंकि परीक्षाओं में 2 तरीके से आते हैं। यदि आपका भाग्य अच्छा है तो सीधे पूछ देगा भैया मुद्रा की परिभाषा दीजिए,
लेकिन यदि वो दिन आपका अच्छा नहीं है तो नाम दे के पूछेगा कि प्रोफेसर वाटर की परिभाषा, ये प्रोफेसर विदर्श की परिभाषा, ट्राउथर की परिभाषा, नाम दे के पूछेगा तो भैया आपको उन्हीं की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ये तो आपके दिन पर निर्भर करेगा। खैर, अब आते हैं हम लोग परिभाषा पे। मुद्रा की परिभाषाओं को दो भाग में बांटा है, दो आधार पे विभाजित किया गया। पहला आधार था उसके स्वभाव के आधार पे, स्वभाव मतलब नेचर, और दूसरा आधार बनाया गया उसके विस्तार के आधार, एक्सटेंशन, कि मुद्रा का विस्तार कितना हो सकता है। इस आधार पर मुद्रा को दो भाग में बांटा गया, एक प्रकृति के आधार पे, दूसरा उसके स्वभाव के आधार पे, सॉरी, एक स्वभाव के आधार पे, एक विस्तार के आधार पे। ठीक है, तो स्वभाव के आधार पे तीन तरह की परिभाषाएं हुई। एक तो डिस्क्रिप्टिव परिभाषाएं, वर्णनात्मक, उसमें उसके कार्यों पर बल दिया गया। सबसे छोटी सी परिभाषा प्रोफेसर हार्टले विदर्श की परिभाषा आती है 4 वर्ग की। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। कितनी आसान परिभाषा है, नाम भी याद रखना पड़ेगा, प्रोफेसर विदर्श। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब मुद्रा के कार्य क्या क्या है, अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम लोग वहां पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य क्या क्या है। बात समझ में आ गई। उसके बाद आती है थॉमस की परिभाषा। अब थॉमस की परिभाषा, मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक हो। मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक हो। मापक मतलब जो मूल्य को माप सके, जो वस्तुओं के मूल्य को माप सके तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के मत विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता हो। मुद्रा वह है जो मूल्य मापक हो। किसकी परिभाषा है? प्रोफेसर थॉमस की। मुद्रा वह है जो मूल्य मापक हो तथा वस्तुओं तथा सेवाओं के मध्य विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती हो। अब यहाँ पे एक अलग चीज, नया चीज आप सीख लेंगे। एक वर्ड बोला हमने, वस्तुओं एवं सेवाएं। वस्तु तो आप जानते हैं, चश्मा वस्तु है, कलम वस्तु है, मोबाइल वस्तु, ये सभी वस्तु है। सेवाएं क्या है? सेवाएं भी एक प्रकार की वस्तुएं होती हैं, थोड़ा सा अंतर है। वस्तुओं को आप मुद्रा के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में ला सकते हैं। वस्तुओं क्या कर सकते हैं आप? मुद्रा के माध्यम से खरीद सकते हैं आप, सीधे शब्दों में। जबकि सेवाओं को आप खरीद नहीं सकते हैं। सेवाओं को आप खरीद नहीं सकते हैं। कारण, सेवाएं मुख्यतः सरकार के नियंत्रण से संचालित होती हैं। कुछ निजी कंपनियां भी उसको नियंत्रित करती हैं अब इस समय वर्तमान अर्थव्यवस्था में। जैसे कि ये उदाहरण में रेल सेवा ले लीजिए, बस सेवा ले लीजिए। आप रेल सेवा का उपयोग तो करेंगे और उसका किराया भी देंगे, लेकिन आप उस चाहेंगे रेल को अपना खरीद सकते हैं? नहीं। बस सेवा, बस का आप प्रयोग करेंगे, बस में जाएंगे आएंगे, सामान लाएंगे, जो मन करे वो करेंगे, लेकिन बस को आप अपने क्या क्षेत्र में नहीं ला सकते। वो सरकारी है तो सरकारी ही रहेगी। बात समझ में आ गई? तो प्रोफेसर थॉमस की परिभाषा क्या है? मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक हो तथा वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती हो। ठीक है, अगली परिभाषा आती है, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा, वैधानिक परिभाषा है। दो परिभाषाएं, प्रोफेसर नैप और प्रोफेसर हार्टले की परिभाषाएं हैं, वैधानिक परिभाषा है। प्रोफेसर नैप की परिभाषा क्या है? मुद्रा वो वस्तु है जो राज्य द्वारा घोषित कर दी जाती है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाएगी वही क्या कहलाएगी? मुद्रा कहलाएगी। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाएगी वही क्या कहलाएगी? मुद्रा। अब इस परिभाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें क्या है कि कोई भी वस्तु, एनी कमोडिटी, जो भी वस्तु सरकार चाहे उसको क्या कर सकती है? मुद्रा घोषित कर सकती है, और ये हम सभी को मानना पड़ेगा। तो जो शुरुआत में हमने बोल दिया, मुद्रा क्या है, विधि क्या है? मुद्रा को कानूनी मान्यता प्रदान की जा चुकी है सभी सरकारों द्वारा, और यदि आप मुद्रा को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी संभव
है, इसके लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 489 489 बनाया गया है। यदि आप करेंसी को, कोई भी करेंसी, अभी आगे करेंसी के भी हम टाइप पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे, कोई भी करेंसी, चाहे वो सिक्के हो चाहे वो नोट हो, उन दोनों करेंसी को आपको मना नहीं करना है। यदि आप लेने से मना करते हैं या कहते हैं नहीं ये सिक्का ये नोट ऐसा मैं नहीं लूंगा, आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 489 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो प्रोफेसर नैब की परिभाषा के आधार पर ही, प्रोफेसर नैब की परिभाषा क्या है? कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? मुद्रा। जो भी वस्तु, पेपर वेट, सरकार ने बोला भैया आज से इस आकार के जितने भी पेपर वेट है वो 100 रुपए के नोट है, दैट्स ऑल, बात खत्म। तो इसे क्या माना जाएगा? 100 रुपए का नोट माना जाएगा। ये सरकार इस प्रकार ने ये चिन्ह बना होना चाहिए, तो वो चिन्ह भी रहेगा तो भी हो जाए। मतलब सरकार जिसको भी यदि मुद्रा घोषित कर दे उसे मुद्रा रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी आधार पे भारत से लेकर सभी अर्थव्यवस्थाओं में गांधी जी, भारत की बात कर लूं, गांधी जी के फोटो के साथ आरबीआई के गवर्नर खड़ा है सर, वो चीजें मुद्रा रूप में स्वीकार की जाती है। एक फिल्म आई थी पीके, हम लोगों ने देखा था, उसमें आपने देखा होगा फिल्म के अभिनेता आमिर खान गांधी की फोटो को लेके मुद्रा रूप में चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मुद्रा चलती नहीं है, क्योंकि गांधी की फोटो मुद्रा नहीं है। गांधी की फोटो के साथ अन्य भी कई चीजें उसमें शामिल की गई हैं। भारतीय मुद्रा में गांधी जी के फोटो के साथ बहुत सी अन्य चीजें शामिल की गई हैं, जिसके कारण उसको मुद्रा रूप दिया गया। सिर्फ गांधी के फोटो को मुद्रा रूप दिया नहीं गया। तो सरकार जिसे मुद्रा घोषित कर दे वही मुद्रा कहलाती है। ठीक, अब इसकी दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर हार्ट्रे की परिभाषा। प्रोफेसर हार्ट्रे की परिभाषा क्या है? वो कहते हैं मुद्रा दो रूपों में स्वीकार की जानी चाहिए। पहला, ये हिसाब की इकाई होनी चाहिए। हिसाब किसी भी चीज में रख सकते हैं हम लोग। हिसाब की इकाई होनी चाहिए, यूनिटी, मतलब हिसाब को मापने का एक तरीका होना चाहिए। तथा दूसरा, ये विधि ग्राह्य भी होनी चाहिए। विधि ग्राह्य मतलब कानून द्वारा ग्रहण भी किया जाना चाहिए। तो हार्ट्रे की परिभाषा क्या है? मुद्रा एक तो हिसाब की इकाई होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए? ये विधि ग्राह्य भी होनी चाहिए, कानून द्वारा इसे स्वीकार भी किया जाना